हेलो दोस्तों, देखिए हम आगे आ रहे हैं एग्जाम्पल 4.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको करेंगे। 4.3 नई बुक में आपके पास में नहीं है, आपके पास सिलेबस से हटा दिया गया है नई बुक में, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उसका टॉपिक हटाया गया है आपके पास में। देखिए पूर्ण वर्ग वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है, लेकिन सवाल तो किसी भी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, इसीलिए मुझे इस सवाल आपको करवाने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्या है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ठीक है 290 हो। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं क्रमागत, जैसे आपके पास में 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 है। इसमें अगर देखें तो इस वाली संख्या को 3 + 2 लिख सकते हैं, इस वाली संख्या को 7 को हम 5 + 2 लिख सकते हैं, मतलब 9 को हम 7 + 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए कि जो पूर्णांक है विषम वाला, वो आपके पास दोनों के दो विषम संख्याओं के बीच में जो क्रमागत है उनके बीच में 2 अंकों का डिफरेंस आपके पास, क्या बोलते हैं नंबर का डिफरेंस आपके पास। इस तरीके से सम वाले के साथ में भी यही आपके पास में कि 2 के बीच में +2, इसके बीच में +2, इसमें भी +2, इसमें, यानी 2 का आगे के पास बढ़ रहा है। तो क्रमागत में हमेशा देखिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपके पास में अगर क्रमागत संख्या बोला है तो आप 1 बढ़ाएंगे, विषम संख्या और सम संख्या बोला है तो 2 बढ़ाएंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास क्रमागत, ठीक है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बेटा, धनात्मक पूर्णांक जो है वो है एक होगा x बेटा और एक होगा x + का 2 बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इनके वर्गों का जो योग है यानी x², दोनों पूर्णांकों के वर्गों का जो योग है वो कितना है 290 आपके पास में। करके देखते हैं, 4 4x, इसको उधर लेके आइए, 290 = 0, माइनस में हो जाएगा 2x², 4 290 से घटेगा, ठीक है, कितना बनेगा 286 = 0। 2 कॉमन ले लीजिए, सभी से 2 कॉमन लेकर के 0 की तरफ भेज दीजिए, तो 2 कॉमन लोगे तो x² बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन होगा 143 बनेगा = 0 आपके पास में। कॉमन लेने के बाद हमने 0 की तरफ 0/2 कर दिया, 0 मिल गया। अब देखिए इसका गुणनखंड करिए, इसका गुणनखंड 11 और 13 आ रहा है आपके पास में, इसका गुणनखंड आपके पास में 11 और 13 आ रहा है। इसका मतलब 13 में से 2 जाएगा, 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, तो x² 13x 11x 143 = 0। यहां से कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए, x आएगा, x + का 13 11 और x + का 13 = 0, तो x + का 13 और x - का 11 बराबर का 0, तो x = माइनस का 113 और x = प्लस का 11। अब आपको क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए ना। अगर धनात्मक चाहिए तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, विषम पूर्णांक, ठीक है, आपके पास क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक आपको चाहिए। तो क्या वैल्यू है, तो धनात्मक तो नहीं है, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है आपके पास। धनात्मक अगर 1 हो गया 11 तो अगला हो जाएगा 11 + 2 यानी 13, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। इस तरीके के सवाल में क्रमागत वाले में हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए देख, तो ये हम बात करते हैं अगला एग्जांपल इसका जो है 4.3 का। कह रहा है एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है, आयताकार पार्क को बनाना है। हम बना लेते हैं, आयताकार पार्क बना लेते हैं। ये बना लिया, ठीक है, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। चौड़ाई की बात हो रही है, लंबाई से चौड़ाई की बात हो रही है, लंबाई की, यानी चौड़ाई जो है वो क्या है, लंबाई के रिस्पेक्ट में है, यानी लंबाई के सापेक्ष है। चौड़ाई जो है लंबाई से 3 मीटर कम है, तो चौड़ाई की बात जो है लंबाई के सापेक्ष में हो रही है, तो लंबाई मान लेते हैं। लंबाई जो हो गई आपके पास में, लंबाई माना हमने x मीटर, तो चौड़ाई जो आ गया बेटा, चौड़ाई हो जाएगा 3 मीटर, कम कर दीजिए x - 3 मीटर बेटा।
तो उसके बाद इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका पहले से निर्मित, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, मतलब ये पहले से निर्मित है जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका आधार आयत की आपके पास में आधार के बराबर है, आपके पास आधार की चौड़ाई के बराबर है। तो अगर मान लेता हूं ये लंबाई है तो ये हो जाएगा x-3 चौड़ाई। अब त्रिभुज का जो आधार है वो चौड़ाई के बराबर है, ये हो गया चौड़ाई आपके पास में चौड़ाई के बराबर है, तो त्रिभुज का आधार चौड़ाई ले लिए, चौड़ाई पे बना दीजिए आप, और ऊंचाई कितना है 12, ये हो गया आपके पास में। फिर कह रहा है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, क्या अधिक हो, क्षेत्रफल अधिक हो, आपके पास से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, किसका क्षेत्रफल के, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, ये त्रिभुज का आधार की बात कर रहा है, त्रिभुज का आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई जो है 12 मीटर है। तो हमने त्रिभुज बना लिया, उसका आधार x-3 हो गया और ऊंचाई जो हो गई 12 मीटर हो गई। लेकिन कह रहा है क्षेत्रफल जो है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, क्या अधिक हो, क्षेत्रफल, वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो वर्ग मीटर कितना अधिक हो, कौन अधिक हो, आयताकार पार्क। तो आयताकार प्रश्न के अनुसार, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल +4, आयत का क्षेत्रफल अधिक है ना, तो आयत की बात त्रिभुज के सापेक्ष में हो रही है, तो त्रिभुज और आयत के बीच में संबंध है, तो आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के से ज्यादा है, तो त्रिभुज वाले में 4 ऐड कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है, चौड़ाई है, इसका त्रिभुज की अगर बात करें तो आपके पास में हाफ, ठीक है, आपके पास ऊंचाई गुणे आधार प्लस का 4, x² 3x, ये कट जाएगा 6 का गुणा होगा 6x - 18 प्लस का 4, ठीक है, x² 6 इधर आएगा, माइनस का 9x बनेगा बेटा, ये माइनस का 18 और प्लस का 4 घट गए, माइनस का 14 बनेगा, इधर आकर के प्लस का 14 बन जाएगा, बराबर का 0। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये होगा x - 7x, x - 2x, इसका गुणनखंड करोगे 7 और 2 आएगा, 7 और 2 को क्या करोगे, जोड़ दोगे तो 9 मिलेगा, यानी माइनस का 7x माइनस का 2x बन जाएगा, प्लस का 14 बेटा, कॉमन लिया हमने, x कॉमन आया और इसको 2 कॉमन लिया, प्लस ये माइनस जैसे बाहर आएगा अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस तो जो वैल्यू होती है उसके सामने का चिन्ह भी कॉमन आता है अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस का 7 बेटा, x माइनस का 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 7 आई और x की वैल्यू 2 आई, ठीक है। इसका मतलब x 2 बार आई, दोनों धनात्मक है, दोनों हो सकता है, x क्या है, लंबाई है, तो चौड़ाई कितनी होगी x - 3। अगर लंबाई आपके पास में, ठीक है, पार्क की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई जो है आपके पास में अगर 7 मीटर होगी तो चौड़ाई कितनी होगी, 7 में से 3 हटा दीजिए, चौड़ाई जो होगी वो होगी आपके पास में 7 में से 3 हटाया 4 मीटर। लेकिन अगर आपके पास में लंबाई जो है वो 2 मीटर हो जाए, x भी 2 आया ना, अगर लंबाई 2 मीटर हो जाए तो चौड़ाई -1 हो जाएगी, और चौड़ाई कभी माइनस हो ही नहीं सकते, इसीलिए ये वाला हम नहीं लेंगे। तो 7 मीटर और 4 मीटर हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन फटाफट करिए बेटा। चलिए बेटा, ये एग्जांपल हमारे पास कह रहा है एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति वर्ष। स्थिर जल में चाल मतलब होता है कि लहर नहीं है, लहर नहीं, स्थिर जल मतलब
पानी एकदम समतल रुका हुआ है, समझ लीजिए। स्थिर जल का मतलब होता है पानी में कोई भी लहर नहीं है, आपके पास ऐसे ऐसे नहीं चल रही है, एकदम शांत पानी है। उस समय मोटर बोट की जो चाल होती है 18 किलोमीटर पर आवर होती है। स्थिर जल में चाल का मतलब ये हुआ, ठीक है। धारा के प्रतिकूल अगर जाने, अगर धारा आ गई आपके पास में, जब धारा आ गई तो धारा में अगर होगा 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अगर धारा के प्रतिकूल जाएगी, अगर धारा के प्रतिकूल जाएगी तो वो क्या करेगी, वही धारा के अनुकूल, अगर धारा के प्रतिकूल जाती है और धारा के जो अनुकूल जाती है उसकी तुलना में धारा के आपके पास में 1 घंटा अधिक लेती है। किसके से 1 घंटा अधिक लेती है? प्रतिकूल जाने में। प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, यानी अनुकूल धारा के अनुकूल जाएगी तो उसकी अपेक्षा धारा के प्रतिकूल में 1 घंटा ज्यादा लगेगा आपके पास में, ठीक है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अगर धारा में चलेगी, जब नाव जो है वह लहर में चलेगी, पानी के बहाव में चलेगी आपके पास में, जब पानी का मोशन हो रहा है, गति हो रही है, तब अगर नाव चलेगी, तब उस समय आपके पास में प्रतिकूल जाने में जो है वो 1 घंटा ज्यादा लगेगा अनुकूल की तुलना में, अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है कि अगर धारा चलने लगेगी तो जाहिर सी बात है बोट जो है अपने शांत जल वाली चाल से नहीं चल पाएगा। अगर धारा बहने लगी, धारा हो गई, तो बोट जो है अपनी ओरिजिनल चाल से कभी नहीं चल पाएगा। या तो उसकी चाल बढ़ जाएगी या तो उसकी चाल घट जाएगी। मैं कैसे बता देता हूं। अगर धारा ऐसे बह रही है, इसकी दिशा में बह रही है, और बोट भी जो है इसकी दिशा में जा रहा है बेटा, ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बोट भी इसकी दिशा में जा रहा है। अगर बोट की चाल x है शांत जल में और इसकी चाल जो है y है शांत जल, वो आपके पास में धारा की चाल जो है y है, और आपने और सॉरी धारा की चाल y है और बोट की चाल जो है शांत जल में x किलोमीटर पर आवर, तो उस समय फाइनल आपके पास में फाइनल चाल क्या होगी? फाइनल चाल बोट की वो हो जाएगी बेटा, दोनों एक ही दिशा में, एक ही, यानी पीछे वाली जो चाल है वो धारा की जो चाल है वो बोट को क्या करेगी? पीछे से पुश करेगी, फोर्स लगाएगी, तो क्या होगा? दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। ये कब है? ये कब का केस है? जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो। और जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हो तो इसको कहते हैं अनुकूल, इसको कहते हैं अनुकूल अवस्था, ठीक है। तो अनुकूल अवस्था में धारा की चाल, जब बोट होती है वो अपने स्पीड से नहीं चल पाती है, उसके पीछे से एक चाल और जुड़ जाती है जो होती है धारा की चाल। तो उस केस में बोट जो है वो अब दोनों मिला करके x + y के चाल से चलेगा। प्रतिकूल में क्या होता है, मैं फिर से आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। प्रतिकूल में क्या होता है बेटा? प्रतिकूल में अगर बोट चल रही है, इधर चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा से, और धारा जो है इधर बह रही है, अपोजिट में आ रही धारा, ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उस केस में जो बोट की चाल होगी, फाइनल चाल जो हो जाएगी, फाइनल चाल, क्योंकि देखिए उधर से आपके पास में कोई आ रहा है तो वो क्या करेगा? इसको अपोज करेगा उधर जाने का। तो जब वो उधर जाने का अपोज करेगा, ये अपोज करेगा, विरोध करेगा, तो वो अपनी उसकी चाल से नहीं चल पाएगा, अपनी ये वाली चाल से नहीं चल पाएगा। तो कितनी चाल से चलेगा? तो जितना ये अपोज कर जाएगा, विरोध कर जाएगा, उसको हटाना पड़ेगा उसमें से। तो फाइनल चाल जो हो जाएगी बोट की, ठीक है, तो बोट की जो ओरिजिनल चाल है वो, उसमें से आप विरोध करने वाली चाल को हटा दीजिए, ये हो जाएगा प्रतिकूल चाल। जाहिर से बात है, आप देखिए जैसे ही आप देखिए प्रतिकूल चाल में आप धारा की चाल आपने बोट से हटा दिया तो बोट की जो चाल हो गई वो कम हो गई। जब बोट की चाल कम हो जाएगी तो समय तो ज्यादा ही लगेगा। यहाँ क्या है, बोट की चाल जो होती है, जो पहले होती है उसकी तुलना में बढ़ जाती है, वाई वाली धारा वाली भी बढ़ गई, तो इसकी चाल क्या हो गई? कम ज्यादा हो गई। जब इसकी चाल ज्यादा हो गई तो इसका टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, जबकि इसमें प्रतिकूल वाले में टाइम ज्यादा लगेगा, उसमें अनुकूल वाले में कम लगेगा। तो कितना है? इसमें 1 घंटा लगेगा। बेटा इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर ही सवाल आपके पास बन सकते हैं आपके पास में, तो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब हम बात करते हैं
हमें धारा की चाल पता नहीं है, धारा में अगर नाव चलेगी, धारा में नाव चलेगी तब क्या होगा, तो धारा में अगर नाव चली तब क्या होगा समझते हैं। तो धारा में अगर नाव चलती है तो उस केस में मान लेते हैं धारा की जो चाल है वो क्या है, आपके पास y किलोमीटर, ठीक है, धारा में जो चाल है आपके पास में y किलोमीटर या x किलोमीटर माना धारा की चाल, ठीक है, बोट की चाल दे रखा है तो बोट की चाल तो मानना नहीं है, इसलिए हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमारे पास प्रतिकूल चाल होगी, प्रतिकूल चाल अगर धारा में चल रही है, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी आपके पास, बोट में से आप धारा वाली हटा देंगे, प्रतिकूल मतलब विपरीत, ठीक है, प्रति घंटा, ठीक है। अनुकूल चाल, अगर प्रतिकूल चाल इतनी है तो समय कितना लगेगा, समय अगर प्रतिकूल चाल इतनी है तो समय लगा t बराबर, समय कितना लगेगा, समय देख लीजिए, चाल आपको ये मिल गई और दूरी कितनी है, कितनी दूरी चल रही है बोट आपके पास में, 24 किलोमीटर चल रहा है, 24 किलोमीटर चल रहा है तो दूरी बटे चाल बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में, इतना घंटा प्रतिकूल जाने में 24 किलोमीटर का समय लगेगा आपके पास। अनुकूल चाल क्या है, अनुकूल चाल आप जानते हैं, अनुकूल में बोट और धारा की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 18 प्लस x हो जाएगा बेटा। जैसे ये जुड़ेगी तो आपके पास समय इसमें क्या लगेगा, समय, क्योंकि समय में कम ज्यादा आपके पास, इसका भी समय निकाल लेते हैं, t डैश, इसका समय लग रहा है आपके पास में, जो दूरी है 24 और ये हो गया 18 प्लस x, इतना घंटा लगेगा बेटा। अब जानते हैं कि ये वाला जो प्रतिकूल वाला है इसका जो चाल है वो कम है तो समय तो ज्यादा लगेगा, इसकी चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, तो ये कितना समय ज्यादा है, 1 घंटा, तो 1 घंटा अगर ज्यादा है तो इसको इससे घटाओगे तो 1 ही घंटा तो मिलेगा। तो हमने क्या किया, 24 18 माइनस x, प्रतिकूल वाले का समय से अनुकूल वाले का समय जब घटा दोगे तो आपको 1 घंटा मिल जाएगा। हमने कॉमन लिया 24 बेटा, 24 कॉमन लिया और इसका लासा ले लिया, 18 माइनस x 18 प्लस x, ठीक है। अब 18 माइनस x के डिवाइड किया 18 प्लस x, इसका डिवाइड किया आपके पास में तो 18 माइनस x, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में इक्वल टू का 1, ठीक है। आप अब जरा कैलकुलेशन से बात का ध्यान फोकस करें कि 24 ठीक है, 24 और ये आपके पास जब इसको ओपन करेंगे 18 प्लस x, ये जाएगा तो अंदर के साइन को माइनस कर देगा, चेंज कर देगा, ये माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस का 18 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा तो प्लस x प्लस का 2x बन जाएगा बेटा। ये हो गया आपके पास में प्लस का 2x बटे में 18 a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, यानी 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर कितना हुआ आपके पास में 324 आपके पास में, ठीक है। और x स्क्वायर आपके पास में इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24 दूना 48x, ठीक है, ये उधर गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर के एक्स स्क्वायर और प्लस का 48x माइनस 324 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए, इसका गुणनखंड ऐसा करिए कि आपको उनके कंडीशन से 48 मिल जाए आपके पास में। तो आप देखिए गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने हुए मैंने बताया हुआ बेटा, आप शुरुआत से वीडियो देखना स्टार्ट करिए, आपके पास में कैसे शुरुआत से देखिए, आपको गुणन करते हुए आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर 2 में भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो यहां पास अगर गुणन करेंगे तो 56, ठीक है, आपके पास में 56 आपको मिलेगा एक, ठीक है। कैलकुलेशन करिए आपके पास में सॉरी 54 और 6 मिलेगा आपके पास में, ठीक है, 54 और 6। तो 54 में से
54x माइनस का 6x, ठीक है। 324 बराबर 0। 54 और इसका गुणनखंड 54 और 6 मिलेगा, 54 में से 6 हटा दोगे तो 48 मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारे को, ठीक है, इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया, इसमें से कॉमन लिया तो x आया, तो प्लस का 54 बेटा, ठीक है। x कॉमन लिया था ना ये हमारे पास में। अब यहां से देखिए, यहां से x तो है नहीं है, 6 ही कॉमन आएगा, साथ में माइनस भी है तो माइनस का 6 कॉमन आएगा। अंदर क्या हो गया, x प्लस का 54 बनेगा, अंदर का साइन बदल जाएगा आपके पास, बराबर का 0, ठीक है। तो आपने x प्लस 54 लिया, अंदर क्या बना, x माइनस का 6 बराबर का 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू माइनस का 54 और x की वैल्यू आई बेटा प्लस का 6। तो प्लस का 6 चाल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, इसीलिए माइनस का 54 हटा दीजिए। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल जो हो जाएगी, धारा की चाल अगर देखा जाए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। मैं इतनी मेहनत करता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको डेली पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा हर समय। जैसे रेगुलर क्लास चलती है आपके स्कूल में, आपको ज्यादा भी बोरिंग नहीं लगेगा। आप डेली क्लास अटेंड करिए। आपको इसी तरीके से आपको हाफ एन आवर की आपके पास, देखिए वीडियो शूट करते समय आपके पास में मुश्किल से 20 मिनट की क्लास लगेगी, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे, नोट करेंगे, सब करेंगे तो 30 से 35 मिनट की क्लास बन जाती है आपके पास। तो आप ये मत समझिए कि आप 3 क्वेश्चन करा दिए या 4 क्वेश्चन करा दिए, नहीं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही आपके पास 35 मिनट की क्लास हो जाती है। तो ये समझ, डेली क्लास लीजिए, आपको हमेशा पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के जाऊंगा मैं, और प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपके पास 10 ईयर सैंपल पेपर प्लस आपके पास बोर्ड्स पेपर आपको दूंगा फ्री में। आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके पास में, सब कुछ फ्री में दूंगा मैं आपको, ठीक है। सब कुछ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आपका काम है लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। शेयर करना बहुत जरूरी है आपके पास, तो शेयर कर दीजिए फटाफट और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं।